एक ऐसा बैंक जिसकी बुक वैल्यू है करीब 81 रुपीज़ और शेयर वैल्यू है 86.50। दोस्तों, मार्केट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैंक फेडरल बैंक, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ भी दिखता है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी इस बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े फंड्स भी एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि इस बैंक में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। दोस्तों, ये वो बैंक है जो साउथ बेस्ड बैंक है और साउथ का बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है बैंकिंग में, स्पेसिफिकली एनआरआई सेक्शन में। तो और इस बैंक के अंदर ऐसा क्या वैल्यू हमें दिखता है, क्या पोटेंशियल हमें दिखता है कि ये बैंक हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, हम इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप फेडरल बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा, जानिएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एक लो टिकट साइज़ शेयर देख रहे हैं जो जल्दी से जल्दी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली लेकर आते रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेडरल बैंक की। 86.50 रुपीज़ का ये शेयर है। 81 रुपीज़ के करीब इसकी बुक वैल्यू, यानी ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू पे ही ये ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके जो पीयर्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 4 to 5 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो इसको वैल्यूएशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला है। दूसरी बात, इसका जो एनपीए है वो 1.19% है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। और दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ओल्ड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कई लोग इसको पब्लिक सेक्टर बैंक भी समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वेल मैनेज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 1.19 का इसका एनपीए है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ एनपीए, क्योंकि इनका एनपीए वेल कंट्रोल्ड है। दोस्तों, एक बार इस बैंक के कुछ फाइनेंशियल्स को जल्दी से देख लेते हैं, ताकि फिर हम वापस आके इसके शेयर के प्राइस टारगेट के बारे में भी बात कर सकें। तो एक बार जल्दी से इसके रिजल्ट हाईलाइट्स जो Q4 के अभी आए थे उनको देख लेते हैं, और जो मेन पॉइंट हैं जो हमारे को लगता है कि हमें काम के हैं, हमें देखने चाहिए, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो बैंक बोलता है कि इस ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट 60% बढ़ा है। इसका जो ग्रॉस एनपीए वो 3.41% है। इसका जो नेट एनपीए वो 1.19% है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.23% है। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.62% है, जो कि 8% चाहिए आरबीआई की तरफ से। इसका जो कासा और एनआरई का डिपॉजिट ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 26% और 12%। एक बार आगे चल के इसके अंदर और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका जो है डिसेंट है। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आप देखिए वो 3.23% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप किस पैसे जब आप लेंड कर रहे हैं और जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है ये बताता है आपको। इसके अलावा इसका जो नेट एनपीए दोस्तों वो 1.19% पे है। पीसीआर रेशियो भी इसका 65% है, जो काफ़ी कंट्रोल में है। एक बार जल्दी से आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके एज अ शेयर होल्डर आपके लिए क्या वैल्यू है। Q4 FY20 में, यानी लास्ट ईयर, इसका जो बुक वैल्यू था 72 रुपीज़ था। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने बुक वैल्यू को 80 रुपीज़ किया है। प्लस इनका जो EPS सब 6 रुपीज़ का था वो आज की डेट में 9.71 रुपीज़ का पर शेयर पे है। दूसरा दोस्तों, अगर आप इनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो रिटर्न ऑन एसेट इन्होंने इम्प्रूव किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने इम्प्रूव किया है, कॉस्ट टू इनकम इन्होंने इम्प्रूव किया, और नेट एनपीए अगर मैं लास्ट क्वार्टर के मुकाबले देखूँ तो 1.31 से 1.19 पे लोग लेकर आए हैं। वाइल इनका Q3 और Q2 का परफॉर्मेंस इससे भी बेटर था, नो डाउट इन दैट, बट यहाँ पर ये इसको एटलीस्ट लास्ट ईयर से मेंटेन नीचे रखने में कामयाब रहे हैं, और उम्मीद है आगे जाके इसको और कम ये करेंगे। तो जल्दी से इसके अंदर बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये कंपनी का जो है एक कंपैरिजन कंपनी ने दिया कि मेरे पे एडवांसेस में क्या ग्रोथ आई है, डिपॉजिट्स में क्या ग्रोथ आई है। तो कंपनी के पास दोस्तों रिटेल का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, जो इनको काफ़ी हद तक सेफगार्ड भी करता है, बिकॉज जिस बैंक के पास रिटेल का बड़ा पोर्टफोलियो है, कॉर्पोरेट में कम पोर्टफोलियो है, उस बैंक के पास रिस्क भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बैंक के रिटेल के बाद इनका जो दूसरा बड़ा पोर्टफोलियो है वो एग्री में है, उसके बाद ये बिजनेस बैंकिंग में आते हैं। होलसेल बैंकिंग में इनका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड ही है। इसके अलावा दोस्तों, कासा का जो बैंक का ग्रोथ इस बार हुआ है वो 26% का हुआ है, यानी 46,450 करोड़ के मुकाबले 58,370 करोड़। कासा रेशियो भी बैंक ने अपना इंप्रूव करके 33.81% पे लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कासा होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। जितना ज़्यादा आपके पास कासा रेशियो होगा उतना ही आपका बैंक अच्छा होगा, उसके उतना ही लो कॉस्ट फंड्स उसको मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कासा रेशियो है कोटक महिंद्रा बैंक का, जो है 60%। उसके मुकाबले ये काफ़ी कम है, लेकिन अपने आप में ये फिर भी एक डिसेंट लेवल पे है। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू रीच द लेवल ऑफ 40 वेरी सून। दोस्तों, एनआरई डिपॉजिट में ये बहुत
अच्छा काम करते हैं, क्योंकि साउथ बेस्ड बैंक है, कर्नाटका केरला की बेल्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे NRIs मिल जाएंगे जो इस बैंक को ट्रस्ट करते हैं। अगर आप इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखें दोस्तों तो 17% बढ़ा है, कोर फी इनकम 6% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 8% का डाउन साइज आया है, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका दोस्तों 478 करोड़ पे आया है, जो 59% हायर है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो थोड़ा क्विकली और बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। मैं कुछ पेजेस को जंप कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट टू टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स जो हमें लगता है कि हमारे को पता होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये बैंक का नेटवर्क है, आप यहाँ पे देख लीजिए 596 ब्रांचेस तो बैंक की इधर केरला की तरफ ही हैं। तो अगर आप टोटल बैंक का ब्रांच नेटवर्क देखेंगे तो 1272 है, कोई ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आया है। ATMs भी बैंक के 1957 है, उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। बैंक ने काफ़ी हद तक अपने आप को डिजिटली मूव कर लिया है। उस डिजिटाइजेशन की वजह से बैंक को जो है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और आप देख सकते हैं पैन इंडिया बैंक की प्रेजेंस है। एक बार हम बैंक के क्विकली अब डिटेल फाइनेंशियल्स को देख लें तो हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है। दोस्तों इंटरेस्ट इनकम इन्होंने किया था 3366 करोड़ का, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनके थे 1946 करोड़, तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 1420 करोड़। मतलब इतना इन्होंने लोन पे पैसा कमाया, इतना इन्होंने आपको FD पे इंटरेस्ट दिया और सेविंग्स पे इंटरेस्ट दिया, ये इनके पास नेट इंटरेस्ट बचा है 1420, 1420 करोड़ इज़ अ डिसेंट अमाउंट, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 17% ग्रोथ पे है। अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 885 करोड़ है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 8% डिप पे है। इवन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी वो डिप पे है, क्योंकि इनको इसमें प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी NPA के लिए। NPA की इस प्रोविजनिंग के बाद इनके पास जो नेट प्रॉफिट बचा था वो बचा था 478 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर से भी 18% अप है और लास्ट ईयर से 59% अप है। दोस्तों बैंक एक बहुत ही बैलेंस्ड बैंक है, एक वेल प्लेस्ड बैंक है, फाइनेंशियल्स में कोई चैलेंज नहीं है। बैंक ने कोविड के टाइम पे भी अपने फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। तो मुझे तो जो है ये बैंक काफ़ी पसंद आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप इस बैंक के साथ जुड़ते हैं तो, अगर आप इसके इन्वेस्टर बनते हैं तो। और ये आपको बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ में भी ये बैंक का शेयर आपको दिख जाएगा। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका एक मेरे पास पोर्टफोलियो अवेलेबल है तो नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको वो भी दिखा देता। एक जो इसमें देखने वाली चीज़ है दोस्तों, फेडरल बैंक का एक आर्म है फेडफीना, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो फेडफीना आर्म है दोस्तों, ये लोन्स में है, ये आपको लैब, होम लोन, बिजनेस लोन और गोल्ड लोन करते हुए दिखेगी। ये 100% सब्सिडरी। अगर आप इसके ऊपर वो देखें ईयर का, अगर हम बिज़नेस देखें तो उन्होंने 674 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 59 करोड़ का पैट किया है। इसका ग्रॉस NPA दोस्तों 1% के नीचे है और नेट NPA तो 0.79% है। तो ये भी एक इसकी यूनिट है जो बहुत अच्छा कर रही है। कल को अगर बैंक इसको ला के लिस्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन टिल द टाइम ये बैंक के अंदर अपने प्रॉफिट्स को ऐड कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग इनका एक ये बिज़नेस आप देख भी सकते हैं। 18-19 बेसिक इसका कंपैरिजन कंटिन्यूसली ग्रोथ में ही है। तो दोस्तों चलिए वापस चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ। तो ये 86 रुपीज़ के आसपास का प्राइस ट्रेड कर रहा है, 92 रुपीज़ का इसका 52 वीक हाई है। क्या करना चाहिए हमें इस शेयर में? तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाज़ार किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बाज़ार हाईस पे है, लोस पे है, और आप इस बैंक को कंसिस्टेंटली लोअर लेवल्स पे भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है दोस्तों ये फ्यूचर का बैंक है। ये बैंक आपको यहाँ से डबल होके भी बहुत आराम से जल्दी से दिखा सकता है, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप इस शेयर को लगातार ख़रीदते रहें। और ज़रूरी नहीं कि आप आज ही सारे शेयर ख़रीदें, आप धीरे धीरे करके इस बैंक के शेयर्स को ख़रीदते रहें। दोस्तों 70 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इस बैंक के शेयर को एटलीस्ट 150 रुपीज़ के टारगेट के लिए, जो ऑलमोस्ट यहाँ से डबल है, के लिए आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस शेयर को होल्ड करिए। अभी ये शेयर का रिटर्न पोटेंशियल अभी अनलॉक नहीं हुआ है, अभी आगे जाके आपके लिए बहुत सारे रिटर्न हैं जो इस शेयर ने आपको कमा के देने हैं। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आप स्कैटर्ड वे में इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से इस बैंक को ख़रीदने की और होल्ड करने की सलाह है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इन्वेस्टर बडी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।